केंद्र में जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए वो किसी तरीके से इस पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ प्रदेश में अपने हिसाब से चीज़ों में परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और लोगों की भूमिकाएं तय करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। योगी आदित्यनाथ क्या उत्तर प्रदेश पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल चाहते हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनको ऐसा करने से रोक रहा है? क्या है उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी हालात, इस पर चर्चा करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि क्या योगी आदित्यनाथ की वजह से लगातार उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार टल रहा है और योगी आदित्यनाथ इसको क्यों टालना चाहते हैं? क्या वो उत्तर प्रदेश के सत्ता पर, उत्तर प्रदेश में शासन पर अकेले कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या वो उत्तर प्रदेश की सियासत को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं? ये सवाल इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में नहीं बल्कि दिल्ली की सियासत में भी पूछा जाने वाला एक बड़ा सवाल बन गया है। ये दूसरा मौका है जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगी, उसको लेकर तरह तरह की कयास लगाए गए, उसको लेकर तरह तरह की सियासी कसरतें देखी गई, लेकिन आखिर में ये फैसला टल गया। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सियासी भविष्य के बारे में और उत्तर प्रदेश की सियासत भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से क्या रहने वाली है आने वाले समय में। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, तब उस वक्त जो चुनाव हुए थे उस वक्त योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे, लेकिन अचानक बाकी चेहरों को अलग किनारे करके, बाकी चेहरों को अलग हटाकर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में सत्ता की बागडोर सौंप दी गई। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला किया और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे आसीन हो गए। लेकिन उस वक्त जब केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये तय किया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठेंगे, उस वक्त भी पार्टी नेतृत्व ने ये जरूर दूरदर्शिता दिखाने की कोशिश की कि प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और एक मुख्यमंत्री उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य होंगे, जिनकी पार्टी पर पकड़ मजबूत है, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उसकी वजह से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी कामयाबी मिली, इतने अच्छे नंबर्स मिले जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा नहीं था। दूसरे व्यक्ति जो थे वो थे डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, जो संघ परिवार की पसंद थे, संघ परिवार में उनकी अच्छी पैठ थी और वो अगले वर्ग से आते थे और इस नाते एक जातीय संतुलन बिठाने के ख्याल से भी उनको भी मंत्रिपरिषद में सीनियर वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। 2017 में शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल में लेना शुरू किया। उन्होंने अपराध पर काबू करने के लिए कई नए फैसले लिए, हालांकि वो फैसले विवादों में आए। उन्होंने अपराधियों पर काबू करने के लिए पुलिस को पूरी छूट दी, एनकाउंटर्स तेज हुए, उस पर विवाद हुआ, लेकिन वो काम चलता रहा। केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन उनकी तरफ बना रहा। शुरुआती दिनों में योगी आदित्यनाथ ने अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों का कोई सहारा नहीं लिया, उनको मंत्रालय तो दिए गए, लेकिन स्थिति ये थी कि उनको अपने मंत्रालयों में भी काम करने की खुली छूट नहीं थी। ऐसा एक इम्प्रेशन पब्लिक के बीच में था, ऐसा एक इम्प्रेशन पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में था, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं के काम उस तरीके से नहीं हो रहे थे जिस तरीके से आमतौर पर सत्ता में रहते हुए किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम हो जाता है। ये विवाद बने रहे, ये समस्याएं बनी रही, ये शिकायतें बनी रही, लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय नेतृत्व का पूरा समर्थन था, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व के समर्थन के साथ योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से एक छत्र राज करना शुरू किया और धीरे धीरे ये दोनों उप मुख्यमंत्री और बाकी विभागों के मंत्री एक तरीके से साइडलाइन होते चले गए और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका बजने लगा और 2019 आते आते उन्होंने अपनी एक प्रशासनिक व्यक्ति के तौर पर, प्रशासनिक नेता के तौर पर अपनी एक छवि गढ़ ली और ये छवि गढ़ी उन्होंने अपने साथ लिए हुए कुछ अधिकारियों के बदौलत, क्योंकि उन्होंने कुछ अपने पसंदीदा अधिकारियों को चुना, उनके सहयोग से सरकार चलाई और उनके सहयोग से एक ऐसी व्यवस्था कायम की जिसकी वजह से दूसरे प्रदेशों में
उनकी एक छवि बनने लगी और इसके लिए उन्होंने प्रचार का भी सहारा लिया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि बनाने के लिए प्रदेश के सूचना विभाग पर अकेले भरोसा नहीं किया। उन्होंने इसके लिए अलग से एक प्राइवेट एजेंसी हायर की और उसकी बदौलत उन्होंने प्रदेश में प्रदेश सरकार की और अपनी छवि एक बनाई। और धीरे धीरे इस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपनी और अपने सरकार की एक नई छवि गढ़ने में कामयाबी हासिल की। और इसी दौरान उनकी चर्चा ऐसे व्यक्ति के तौर पे भी होने लगी जिसको केंद्र में भी जगह मिल सकती थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनका नाम लिया जाने लगा कि केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी। तो इस तरह की एक बड़ी छवि बनी और तब तक 2019 का चुनाव आ गया। 2019 के बाद अब तक उन्होंने किस तरह से अपनी छवि को एक एक करके आगे बढ़ाया और अब जब उनकी छवि को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो वो सवाल क्या है और क्या सचमुच उनकी छवि के को ठीक करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का इस तरह का दखल ज़रूरी है और क्या केंद्रीय नेतृत्व इस वक्त भी उन पर भरोसा कर सकता है, ये इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि उत्तर प्रदेश में और कैसे एक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी ताकत बनाई है। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव एक बार फिर सिर पर था, जब प्रधानमंत्री मोदी के 5 साल के कार्यकाल को लेकर कई तरह की बातें थी, उसके अलावा विपक्ष एक तरीके से हमलावर हो रहा था, एकजुट होने की कोशिश कर रहा था और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा ने हाथ मिला लिए थे। उसके पहले जो उपचुनाव हुए थे उसमें उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत दिखाई थी और जिसकी वजह से एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये डर सताने लगा था कि क्या उत्तर प्रदेश में अपेक्षित सफलता मिल पाएगी। 2019 में ये सवाल प्रमुख हो गया था कि क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2014 जैसी कामयाबी मिल पाएगी। और इस सवाल के बीच में उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की सियासी उठापटक के बीच वो चुनाव हुआ और उस चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा के गठजोड़ को नाकाम करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 80 में से 62 सीटों पर कामयाबी हासिल की और उसके पीछे जो चेहरा माना गया, उसके पीछे जो व्यक्ति माना गया, वह मोदी के अलावा योगी भी था। यानी योगी आदित्यनाथ ने 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बेहतर नतीजा देने के साथ अपनी एक छवि और बना ली कि वह प्रदेश में उनके चेहरे को लेकर किसी तरह की कोई आशंका नहीं है, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है और प्रदेश उनको एक मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार कर चुका है। और 2019 की ये कहानी 2020 में आके और मजबूत हुई क्योंकि 2020 में 2 चीज़ें हुई। 2020 में पहली बात जो हुई वो केंद्र सरकार ने और केंद्र सरकार की कोशिश की वजह से मंदिर निर्माण को लेकर जो कानूनी अड़चनें थी, जो अदालती मामला लटक रहा था, वो स्थिति क्लियर हो गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और उस फैसले के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर रिएक्शन होगा और देश के बाकी हिस्सों में भी इसको लेकर रिएक्शन होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ही थे जिन्होंने 2020 के उस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिल्कुल काबू में रखा, अपनी स्थिति को मजबूत बनाया और 2020 की वो चुनौती पहली चुनौती थी। उसके बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। मंदिर निर्माण को लेकर जो प्रयास हुए उसमें भी योगी का अपना एक प्रयास दिखाई दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और ये जोड़ी मिलकर उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि का शिलान्यास भी हो गया। और इसके साथ ही एक तरह से मोदी और योगी की जो जोड़ी है वो एक जोड़ पकड़ने लगा और ऐसा लगने लगा प्रदेश में और प्रदेश के बाहर कि मोदी के बाद अब योगी का ही चेहरा काम आएगा। आपको याद होगा कि कोरोना संक्रमण के पहले दौर में ही थोड़ी सी जब शांति हुई थी, थोड़ी सी जब चीज़ें नियंत्रित नज़र आ रही थी, तो मंदिर के लिए भूमि पूजन का काम भी उसी दौरान हुआ और योगी और मोदी ने उस भूमि पूजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे देश के सामने एक तस्वीर गई और इन सब बातों से मोदी और योगी का चेहरा मजबूत हुआ। योगी और मोदी को एक अलग सियासी ताकत मिली। 2020 में ही जब कोरोना संक्रमण की गति तेज हुई तो योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कमान संभाली। उन्होंने एक बार फिर अफसरों की एक टीम बनाई और उसको लेकर उन्होंने कोरोना संक्रमण के पहले दौर का डटकर मुकाबला किया और जो जिस तरीके से व्यवस्था बनाई गई, हालांकि अब व्यवस्था फैली
ढेर सारे मजदूर जो दूसरे प्रदेशों में रह रहे थे उत्तर प्रदेश के, वो सब वापस आए। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें व्यवस्थित करने की कोशिश की योगी आदित्यनाथ ने और उनकी टीम 11 ने, उससे एक बेहतर प्रशासनिक क्षमता वाली छवि योगी आदित्यनाथ की बनी और पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी के जो शासित प्रदेश थे उनके मुख्यमंत्रियों के लिए उनको मिसाल के तौर पर पेश किया जाने लगा। योगी को ऐसा पेंट किया जाने लगा जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के जो शासित प्रदेश हैं उनमें सबसे बेहतर काम करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पे उनकी छवि बन गई और उनका नाम गिनाया जाने लगा, उनकी मिसाल दी जाने लगी। और इससे योगी आदित्यनाथ का एक और कद जो है एक कदम और आगे बढ़ गया। लेकिन 2021 उनके लिए वैसा नहीं रहा जैसा 2020 था। 2021 आते आते योगी आदित्यनाथ का ध्यान पश्चिम बंगाल के चुनावों पे ज़्यादा था, चूँकि पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी थी। 2021 में योगी आदित्यनाथ का ध्यान दक्षिण भारतीय दौरों पर अधिक था और नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में जब कोरोना संक्रमण का दूसरा आक्रमण हुआ तब योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई, बुरी तरह फेल साबित हुई। न केवल कोरोना संक्रमण के दूसरे आक्रमण के बारे में आकलन कर पाने में, बल्कि उसके आक्रमण को लेकर जो परिस्थितियां खराब हुई, जिस तरीके से हालात बिगड़े, जिस तरीके से अस्पतालों में अफरा तफरी फैली, जिस तरीके से लोगों के बीच में एक अविश्वास बढ़ा सरकार को लेकर, चूँकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे और जिधर भी देखिए तकलीफें थी, जिधर भी देखिए अव्यवस्था थी। और उस दौर में योगी आदित्यनाथ एक तरीके से और उनकी टीम पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। और इसके बाद से ही ये सवाल बड़ा हो गया कि क्या चुनावों के करीब आने के बाद उत्तर प्रदेश में कोई परिवर्तन होगा या क्या योगी आदित्यनाथ का चेहरा फिर से दुरुस्त करने के लिए, उनकी छवि को फिर से गढ़ने के लिए कोई और प्रयास किया जाएगा। और उसी प्रयास के तहत प्रदेश में मंत्रिमंडल के फेरबदल की तैयारी जब शुरू हुई, मंत्रिमंडल में फेरबदल करके कुछ नए चेहरों को शामिल करके और उन चेहरों में प्रधानमंत्री के एक विश्वसनीय व्यक्ति को शामिल करने का सवाल जब आया तो ऐसा लगा ये योगी आदित्यनाथ के ऊपर व्यक्तिगत हमला है। क्योंकि पहले दौर में ही जब अरविंद कुमार शर्मा को, जो प्रधानमंत्री के बेहद करीबी अफसर माने जाते रहे, और उनको अचानक इस्तीफा दिलवाने के बाद, वीआरएस लेने के बाद उनको परिषद में भेजा गया और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनको प्रदेश में कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी और वो मोदी का आँख कान नाक होंगे उत्तर प्रदेश में। और यही बात शायद योगी को खल गई, जिसकी वजह से योगी ने उनका शुरू से ही विरोध करना शुरू किया और कई तरह की कहानियां आई कि योगी ने कैसे उनको इग्नोर किया। और तभी से ये स्टोरी चलने लगी कि योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय नेतृत्व के इस प्रयास को कैसे नज़रअंदाज किया, कैसे अरविंद कुमार शर्मा को वो इग्नोर करते रहे, जबकि अरविंद कुमार शर्मा के पीठ पर नरेंद्र मोदी का हाथ था, बावजूद इसके उनको इग्नोर करते रहे। और इसी से योगी आदित्यनाथ के बारे में ये चर्चा ने तेजी पकड़ा कि क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कंट्रोल चाहते हैं, फुल कंट्रोल चाहते हैं। और योगी आदित्यनाथ के इसी प्रयास ने एक सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्म कर दिया कि क्या वो उत्तर प्रदेश पर फुल कंट्रोल चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले भी दो उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बावजूद कभी भी उन दोनों मुख्यमंत्रियों को उस तरह तवज्जो नहीं मिली प्रशासन में। कोरोना काल में भी यहाँ तक कि उनकी सलाह अधिकतर नहीं मानी गई, उनसे सलाह लेने की ज़रूरत नहीं समझी गई और टीम 11 बनाकर योगी आदित्यनाथ ने अपना काम किया और प्रदेश में प्रशासन के काम को आगे बढ़ाया। उनके पास मंत्रालय थे, लेकिन वो अपने मंत्रालयों के सारे फैसले अकेले नहीं कर सकते थे। ये बात भी सभी जानते हैं, सियासी गलियारों में इसकी चर्चा बहुत होती रही और इसको लेकर कोई संशय नहीं है कि बाकी विभागों के मंत्रियों के फाइल भी मुख्यमंत्री कार्यालय में देखे जाते रहे और मुख्यमंत्री कार्यालय उनकी निगरानी करता रहा और उप मुख्यमंत्रियों के विभागों पर भी मुख्यमंत्री अपने हिसाब से नज़र रखते थे और मुख्यमंत्री का कार्यालय उनके विभागों पर सीधी तरह से एक तरह से निगरानी रखता है। यह बात भी उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में सभी जानते हैं और इसको लेकर चर्चा होती है। और यही वो सवाल है जिसके आधार पर माना यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करते रहे हैं और अब वो इस कंट्रोल को छोड़ना नहीं चाहते हैं।
साल 2021 योगी के लिए और भी निराशाजनक रहा, क्योंकि 2021 में होने वाले पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित नतीजे नहीं मिले। जो नतीजे भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 साल पूरे किए उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ की सरकार को राम राज्य की सरकार कहा गया। बावजूद इसके ज़मीन पर जो नतीजे आए, पंचायत चुनाव ने जो नतीजे दिखाए, उससे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आत्मविश्वास डगमगा गया। और यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व अब और ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करते हुए उसने तत्काल ये फैसला किया कि उत्तर प्रदेश में कुछ करना पड़ेगा, कुछ रिपेयर करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। और इसीलिए ये कवायद शुरू हुई और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और संघ ने एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत प्रदेश में एक्शन शुरू हुआ। प्रदेश में संघ के एक नेता, महासचिव स्तर के नेता आए और उन्होंने यहाँ तमाम लोगों से बात की, चर्चा की, और उसके बाद जो फीडबैक गया है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में फेजेज में कई तरह के बदलाव किए जाने हैं। ये एक प्लान है बीजेपी और संघ परिवार का, लेकिन उस प्लान के तहत चीज़ें बदलने में दिक्कत आ रही है। उस प्लान के मुताबिक योगी आदित्यनाथ चीज़ों को बदलने के लिए शायद तैयार नहीं हैं, और इसी वजह से माना ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो बदलाव केंद्रीय नेतृत्व करना चाहता है उसको अभी इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा पा रहा है। और ये स्थिति है इस वक्त की उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जो पिछले 4 साल तक लगातार निर्बाध रूप से केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग से उत्तर प्रदेश में शासन करते रहे, और जब उनकी छवि थोड़ी धूमिल हुई है, जो कोरोना काल के दूसरे आक्रमण की वजह से या पंचायत चुनाव की वजह से, उससे वो पीछे नहीं हटना चाहते हैं कि वो छवि रिपेयर करके और वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करके आगे बढ़ें। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ये भी चाहता है कि इस वक्त चूँकि चुनाव करीब है और 2022 के चुनाव न केवल उत्तर प्रदेश के लिहाज से बल्कि केंद्र में जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए वो किसी तरीके से इस पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है। जबकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ प्रदेश में अपने हिसाब से चीज़ों में परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और लोगों की भूमिकाएं तय करना चाहते हैं। और यही संकट है जिसकी वजह से समय लग रहा है। देर सवेर केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और यहाँ की टीम मिलकर निश्चित रूप से कुछ बदलाव के बड़े फैसले करेगी, और उम्मीद की जा रही है कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह के सियासी हालात बन सकते हैं जैसा पश्चिम बंगाल में बना, जैसा बिहार में बना, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्या उस विपक्षी राजनीति को काट पाएगी, उसका काट निकाल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है जो हम भविष्य में इस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की खबर, इसी तरह की चर्चा और इसी तरह के सवालों के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।